हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये हम आपका यूपी टेट सी टेट का यूथ कंपटीशन टाइम टेट सी टेट आपका चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागॉजी आपके चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, जो कि आपकी सीबीएसई और एनसीटीई का पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जो कि आपके फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने आपके कितना देख करा लिया था, तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने अभिवृद्धि एवं उसकी विशेषताएं कर ली हैं। विकास का अर्थ भी देख लिया है, परिपक्वता का अर्थ हो गया है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लिए हैं, विकास की अवस्थाएं भी, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये इस किशोरावस्था तक हमारी सारी वीडियोस हो चुकी हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका रहेगा शारीरिक विकास। जैसे कि जो आपकी विकास है वो आपके कौन कौन से विकास होते हैं, जैसे शारीरिक विकास है, गत्यात्मक है, सामाजिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, नैतिक विकास है। ये सभी आज के हम देखेंगे, टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के हम अपने पहले टॉपिक पर चलेंगे, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने शारीरिक विकास को। तो बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वे कैसे क्या होता है, वो उन सभी के बारे में आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके प्रीवियस में टेट, सी टेट, सुपर टेट है और जितने भी आपके स्टेट एग्ज़ाम में जो शिक्षक संबंधित जो एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें आपका सीडीपी पूछा गया है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो कैसा होता है। तो बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक, कैसा व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। कैसे, तो वो भी हम देख लेते हैं इसकी पूरी व्याख्या, कि बच्चों का जो शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन जो अलग अलग बच्चों के विकास की जो दर भी अलग ही अलग होती है। शारीरिक विकास से तात्पर्य है सामान्य शरीर, जो हमारी शारीरिक रचनाएं होती हैं, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयव का अनुपात, साथ ही आपके आंतरिक अंगों, हड्डियों, मांसपेशियों का विकास, ये सभी किस में आते हैं। तो ये सभी अगर हम देखें तो गति व प्रकृति की दृष्टि से विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वो सभी आपकी शारीरिक विकास की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। जो शारीरिक विकास होता है उसका पहला कौन सा नियम है। तो जो शारीरिक विकास होता है वो हमारा द्रुतगामी विकास होता है। कैसा होता है? द्रुतगामी विकास का नियम होता है, जिसके अंतर्गत आपका शारीरिक विकास का वह प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। यह शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जो शैशवावस्था होती है वो हमारे शारीरिक विकास के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है। साथ ही शैशवावस्था में जो विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की जो आयु होती है, उसके अंतर्गत जो बच्चों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास, वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, ठीक है। आगे है कि बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान, अर्थात 6 से 9 वर्ष की जो आयु होती है, उसमें शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। बाद के 3 वर्षों में जो शारीरिक विकास की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। वहीं किशोरावस्था में जो आपके 12 से 18 वर्ष तक माना गया है, और किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का जो विकास है वो द्रुत गति से होता है। बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु होती है, तथा लड़कों जो होते हैं बालक, उनमें जो आपकी जो तीव्रतम वृद्धि जो होती है विकास की, वो 14 से 15 वर्ष की आयु के मध्य होती है, ठीक है। अब ये आपके कथन दिए गए हैं, कथन से संबंधित आपके आंसर हैं कि अभी कथन है आपका कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसका कारण क्या है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत और कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या है, हमारे गलत है, ठीक है। ये दोनों ही कथन हमारे गलत हैं,
क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के जो शारीरिक विकास की जो वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ये दोनों जो कथन है और कारण है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो बच्चा है, बच्चे के जो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो आनुवंशिक तथा वातावरणीय दोनों कारक ही उसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि बालक के रंग, रूप, आकार, शरीर का जो गठन होता है, ऊंचाई होती है, ये सब चीज़ें तो आपके आनुवंशिक गुणों पर महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जो वातावरण का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद क्या होता है, छोटा होता है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो शरीर होता है वो लंबा और गठीला होता है। अतः वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, खेल, व्यायाम, परिवार की स्थिति, नियमित दिनचर्या, ये सभी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो आपका ये सभी है, क्या है, ये सभी हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, ये सभी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा पक्ष है जो आपका शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, तो वो है आपका प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्योंकि जो प्रत्यक्षीकरण है ये आपका शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, ये आपकी एक मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण? आपकी मानसिक प्रक्रिया होती है, यह ज्ञानार्जन से संबंधित मानसिक क्रियाएं में विशेष महत्व रखता है। ठीक है, और शारीरिक विकास के अंतर्गत आपकी शरीर रचना, स्नायु मंडल, मांसपेशियां, वृद्धि, गामक, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सभी आपकी आते हैं। ठीक है, वही आपके जो इसको प्रभाव, जो शारीरिक विकास का जो प्रभाव है वो बालक के व्यवहार एवं विकास के अन्य पक्षों जैसे सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक आदि पर पड़ता है, इसलिए शैक्षिक दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वही नलिकाएं विहीन ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन स्त्रावित होने करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण इन्हें हार्मोनों द्वारा होता है। ये ग्रंथियां अपने हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ देती हैं और शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे कि आपकी पीयूष ग्रंथि है, अधिवक्र ग्रंथि है, अवट्टुका यानी कि थायराइड, उपाट्टुका यानी कि पैराथायराइड, अंड ग्रंथि, डिम्ब ग्रंथि, पीनियल, लैंगर, ये सभी क्या है, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों में आती है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इनमें से जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है आपकी लार ग्रंथि। ठीक है, आगे है कि होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो आपका होम्योस्टेसिस शब्द है ये आपका किसके द्वारा, तो कैनिन के द्वारा दिया गया है। और कब, तो जो होम्योस्टेसिस जो शब्द है ये आपका 1926 में वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन द्वारा दिया गया था। ये आपके एक स्थिर स्थिति में अपने आंतरिक वातावरण को स्वतः विनियमित और बनाए रखने के लिए जीवों की प्रवृत्ति है। होम्योस्टेसिस या सम स्थिति आवश्यक है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को उचित कार्य करने के लिए उनके आसपास उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। वहीं जो 1865 में फ्रांसीसी फिजियोलॉजिस्ट क्लाउड वार्नार्ड द्वारा आंतरिक पर्यावरण के विनिमय की अवधारणा का वर्णन किया गया था, लेकिन होम्योस्टेसिस जो शब्द है वो 1926 में ब्रैडफोर्ड कैनन द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो जो होम्योस्टेसिस शब्द है ये आपका 1926 में ब्रैडफोर्ड कैनन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये जो आपके बच्चों के जो शारीरिक विकास है वो भौगोलिक वातावरण, बच्चों का खान पान, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। तो ये आपका स्नायु मंडल, एंडोक्राइन ग्लैंड, साथ ही मांसपेशियों की वृद्धि, ये सभी आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे है कि समांतर
समानांतर खेल क्या है? तो समानांतर खेल होते हैं कि अलग अलग देखना। क्या देखना? अलग अलग देखना। ठीक है, यह एक ऐसा चरण है जिसमें बच्चे अकेले और स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। समानांतर खेल क्या? जिसमें बच्चे अकेले और स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। बच्चे की शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास को सुनिश्चित करता है। समांतर खेल को अपने दोस्तों के साथ एक बच्चे की पहली सामाजिक गतिविधि कहा जाता है। यह अलग से खेलने के लिए संदर्भित करता है क्योंकि यह प्रारंभिक बचपन के दौरान खेलने के चरणों में से एक है जिसमें बच्चे एक दूसरे के निकट लेकिन अलग अलग खेलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि शारीरिक विकास का संबंध नहीं है तो किससे नहीं है? तो जो शारीरिक विकास का संबंध आपका बुद्धि से नहीं है, क्योंकि बुद्धि से संबंध किसका होगा? मानसिक विकास का संबंध आपकी बुद्धि से होता है। ठीक है, आगे है आपका कि जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है। तो अस्पताल क्या हो गया है? तो अस्पताल आपका CS हो गया है। ठीक है, कैसा हो गया है? CS हो गया है। कीमोथेरेपी टारगेट थेरेपी ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है और कीमोथेरेपी दवाएं कई प्रकार की होती हैं और कभी कभी 2 या 3 दवाएं मिलकर एक मानक प्रोटोकॉल के अनुसार दी जाती हैं। वहीं जो आपकी कीमोथेरेपी होती है उसमें 70% व्यक्ति इलाज के दौरान उनका जी मिचलाना, उल्टी आना ऐसा अनुभव करते हैं। फिर है कि MRI की एक प्रक्रिया है। तो जो MRI है ये आपकी तंत्रिका बिंब प्रतिबिंब, किसकी? तंत्रिका प्रतिबिंब की प्रक्रिया है जो कि आपके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आपके आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लगते हैं। और MRI स्कैन का जो इस्तेमाल है वो शरीर के लगभग हर हिस्से की जांच करने के लिए किया जाता है, जैसे कि दिमाग, रीढ़ की हड्डी, हृदय, रक्त वाहिनियाँ, हड्डियाँ, जोड़ों, इन सभी के आपको चेकअप MRI से हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो जो बच्चों की शैशवावस्था होती है और प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें जो बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है, जैसे कि आपकी 6 से 9 वर्ष की आयु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि सामान्यतः लड़के और लड़कियों के में शारीरिक विकास की जो निम्नलिखित विशेषताएं प्रेक्षित की जाती हैं। तो क्या होती हैं कि जो उनके शरीर होते हैं, लड़कियों का शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका क्वेश्चन रहेगा कि वेट लिफ्टर यानी कि जो पहलवान होते हैं, वजन को उठाते हैं, उनकी जो मांसपेशियां और शरीर को पुष्ट बनाना होता है तो उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो उन्हें प्रोटीन वाला आहार लेना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए क्योंकि प्रोटीन से हमारे शरीर की मरम्मत और उसका निर्माण होता है। वहीं मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है ये आपकी मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। वहीं है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो कैसी? शारीरिक और गत्यात्मक जो वृद्धि है वो आपके शरीर के आकार में होती है। फिर आता है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो अनियमित विकास का नियम जो है ये आपका शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक घटक है। ये कथन कैसा है? तो ये आपका एकदम सही कथन है क्योंकि जो शारीरिक विकास है वो विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित होता है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, ना ही सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है कि बच्चे में शारीरिक विकास किस आयु में धीमा होता है? तो धीमा जो बच्चे में होता है वो 5 से 6 वर्ष की आयु में जो शारीरिक विकास है वो धीमा होता है। ठीक है, फिर आता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेपीज कान की होती है। तो कान के कहाँ होती है? तो कान के बीच में होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो आपकी फीमर होती है जो कि जांघ पे होती है। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो जो शारीरिक विकास है ये आपका वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ठीक, इसके बाद है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? इसमें आपके मस्तिष्क और तथा मेरुदंड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
आगे है कि मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, तो वो इनमें से आपकी कोई सी नहीं है। क्या? कोई सी भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा शारीरिक विकास खत्म होता है। अब बात आती है आपकी गत्यात्मक विकास की। तो गत्यात्मक विकास को देख लेते हैं, जिसमें आपकी क्या होता है कि जो बच्चा है तो निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो तीसरी क्लास का जो बच्चा है उसके लिए क्या होगा कि एक धागे में मोती को पिरोना, ये उसके लिए एकदम गति का जो सूक्ष्म कौशल है ये उसके लिए काफ़ी है। ठीक है, जैसे अंगुलियों, पैरों के और ओठों और जीभ के छोटे छोटे गति को शामिल करना, जिसमें जैसे कि उनसे ड्राइंग करवाना, राइटिंग करवाना। ठीक, आगे है कि मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने का स्मरण रखने के योग्य है। यह एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो ये गलत है। इसका कथन सही है लेकिन जो इसकी व्याख्या है वो एकदम गलत है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे कि गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक जो विकास है वो बच्चे के जीवन काल के दौरान होता है, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म नहीं है? वस्तु को पकड़ना या बटन लगाना या भोजन करना। तो जो कूदना है ये आपका सूक्ष्म में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि आगे है आपका कि स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है स्थूल। तो ये क्या है? एक पैर पर संतुलन रखना, ये एक मोटर को उंगली से दबाना, या फिर है आपका कि किताब के पन्ने पलटना या पेंसिल पकड़ना। तो इसमें से जो आपका स्थूल कौशल है वो आपका हो जाएगा एक पैर पर संतुलन करना। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता है। स्थूल में आपका जैसे कि भागना और सूक्ष्म गत्यात्मक तो चित्र बनाना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। तो उत्कृष्ट मोटर कौशल का जो उदाहरण है वो आपका लिखना हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिल जाता है। तो उसे सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का विकास करने का कौशल मिल जाता है या अवसर मिल जाता है। ठीक है, मिट्टी से खेलते टाइम। इसी के बाद आता है कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल पा रहा है और वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक सामान्य समयबद्ध अंतर है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो विकास के लिए अभी अलग अलग होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी चलने लगते हैं और कुछ बच्चे लेट चलते हैं। तो वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है, यानी कि एक लिमिटेड में वो नहीं चल पाएगा तो दिक्कत होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कैसा? चालक का जो विकास का क्रम है वो स्थूल और सूक्ष्म चालक विकास होता है, यानी कि अपकृष्ट चालक विकास और परिकृष्ट चालक विकास। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। तो मनो यानी कि सोचना, ये सोचना जो है ये आपकी मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। कैसी है? जटिल मानसिक प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे हैं, बच्चों का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि शिक्षक व समाज या संबंध, उसके आस पड़ोस का या माता पिता, परिवार के सदस्य, तो ये सभी ही बच्चे के सामाजिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे है कि साथी समूह से आप क्या समझते हैं। तो ये साथी समूह से हो सकता है उसके व्यवसाय के कार्यरत लोग हो सकते हैं, पारिवारिक सदस्य, संबंधी। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका आएगा क्वेश्चन कि वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, तो ये कौन सा है। तो ये बच्चे का सामाजिक विकास होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को अपने दोस्तों, यार दोस्तों से ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि अपने माता पिता के साथ नहीं। ठीक है,
तो ये आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। वही है कि सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग सकता है, तो किसमें, तो वो होता है आप बच्चे का किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बच्चा है उसमें, उस बच्चे के अंतर्गत व्यक्तिगत, समूह, समाज, राष्ट्र के बृहत जो हित होते हैं उनको और अपने हितों को त्याग सकता है। किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं होती हैं वो वयस्क व्यक्तियों की भांति व्यवहार करने की इच्छा अत्यधिक प्रबल होती है कि वो दिखाते हैं कि हाँ वो बड़े हो गए हैं। इसलिए किशोरावस्था में लोग अपने हितों, स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के हितों के लिए कार्य करते हैं ताकि उनकी प्रशंसा की जाए। ठीक है, आगे है आपका कि आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि जीव वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक या शारीरिक विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे है कि सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। तो कैसा विषय है, तो ये आपका सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, ये आपका सामाजिक विकास का अनिवार्य रूप से एक विषय है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो जो मित्र मंडली होती है ये किसी भी तरीके से प्रभावित, व्यक्तिगत कारक को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आएगा कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो आपका जो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं ये बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे कि आपका सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, जबकि सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों व नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेश तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कौन सा प्रभावित करता है, तो जो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं वो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, तो कैसे, तो आपके सामाजिक आर्थिक स्तर से, परिवार से, विद्यालय से, इन सभी से जो बच्चे का विकास है, सामाजिक विकास है, वो प्रभावित होता है। इसी के साथ है कि निम्न में से किसका मिलान सही है, तो इसमें से कौन सा, कि सामाजिक विकास किससे होता है, तो हमारे आसपास के वातावरण से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे है कि शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है, तो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो एक दूसरे से बातचीत करने के अवसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है, तो क्या, तो पुरानी जो बीमारियां होती हैं वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, आगे है कि सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को छात्रों के रूप में जाना जाता है। तो जो सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्र होते हैं उन्हें कैसा, तो उन्हें अलग थलग सब छात्रों के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है आपका मानसिक विकास। तो बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है, जैसे जैसे शिशु जो बच्चे हैं वो विकसित होते हैं वैसे वैसे ही उनकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं, क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जैसे आगे है कि जो कथन दिया गया है आपका कि एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों की परंपरा, संज्ञान, क्षमताओं के विकास पर बल दे। और इसका तर्क क्या है कि जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वे अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। तो इसकी जो कथन है और इसका जो तर्क है वो एकदम सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे तो आगे आपका क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट कि अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो अधिसंज्ञान है ये आपके एक निचले क्रम का ज्ञान है, ये आपका एकदम ही गलत है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो अधिज्ञान होता है ये आपके निचले क्रम का ज्ञान नहीं है, बल्कि अधिज्ञान, जो अधिसंज्ञान होता है वो किसी के विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और उनके पीछे के पैटर्न की समझ है। अधिसंज्ञान कई रूप ले सकता है, जैसे किसी के सोचने के तरीकों पर विचार करना, जानना, समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग करना, कब और कैसे क्या करना है। आमतौर पर अधिसंज्ञान के दो घटक होते हैं, जैसे कि अनुभूति के बारे में ज्ञान और अनुभूति के नियम।
ठीक है। अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो यह किसी समझ और प्रदर्शन की योजना, निगरानी, आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अतः अधिसंज्ञान अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया है। ठीक है। इसी के साथ आप आता है नेक्स्ट आपका कि परासंज्ञान। परासंज्ञान और अधिसंज्ञान क्या है? तो ये अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। आगे है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, तो इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? तो उसे किससे बचना चाहिए? त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, तो इस कमी से बचना चाहिए। ठीक है। आगे है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, रचना से है? तो ये आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र से आता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे है आपका कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो वो यह है कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों को देते हैं तो वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में जानने का यानी कि विवेचनात्मक चिंतन उनका बढ़ता है। ठीक है। आगे आएगा आपका कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ किससे है? तो बुद्धि के विकास से है। ठीक है। आगे है कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य किससे है? तो आपके ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण और पुनः प्रस्तुतिकरण, ये सभी क्या है? तो विकास के अर्थ हैं। ठीक है। आगे आता है आपका नेक्स्ट कि जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? तो जेंडर स्कीमा जो थ्योरी है ये आपकी S.L. बेन ने प्रस्तावित की थी। और कब? तो 1921 में प्रस्तावित की गई थी। ठीक है। आगे है कि बच्चों में सृजनात्मकता का जो विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? तो जो सृजनात्मकता है ये आपके मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य किससे है? बौद्धिक विकास यानी कि बच्चों में समझ, तर्क, कल्पना, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो बौद्धिक विकास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। आगे रहेगा कि बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि किससे संबंधित है? तो ये आपके मानसिक विकास से संबंधित है। फिर है कि कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? तो भाषा, अनुराग, आकार, ईमानदारी। तो जो भाषा है ये आपकी मानसिक विकास के अंतर्गत आएगी। वहीं संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत विकास, अभियोगिता का विकास या बच्चे का विकास या शारीरिक कौशलों का विकास। अगर हम संज्ञानात्मकता की बात करते हैं तो अभियोगिता का विकास इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। आगे हम बढ़ चलेंगे नेक्स्ट पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? तो वो हो जाएगी सहयोगात्मक अभिवृद्धि, ये आपकी मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये सीखना और तथा परिपक्वन, ये दोनों ही आपके मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो मानसिकता है वो प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है और सुधारने और विकास होने का अवसर देती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? तो संज्ञान खेल का मैदान, सभागार या फिर आपका घर या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास हेतु जो उत्तम स्थान है वो उसका विद्यालय और कक्षा का वातावरण होता है। इसके बाद आता है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सभी हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, सामाजिक स्थिति, ये सभी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है। अब बात करेंगे हम संवेगात्मक विकास की। तो बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन से हैं? बच्चे का शारीरिक विकास या वातावरण, आपसी संबंध, आस पड़ोस, ये सभी क्या है? बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है। वहीं अब आगे आएगा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों ना हो। तो वह विद्यार्थियों को किस पक्ष में ध्यान देने के लिए कह रहे हैं? तो संवेगात्मक विकास के लिए कह रहे हैं। ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है?
तो चलना सीखना, भोजन करना, या भाषा का विकास, या अलग होने की घबराहट। तो जो अलग होने की घबराहट है ये बच्चे में भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है। तो जो खेल कूद है ये बच्चे का ऐसा विकास है जो कि बच्चे को सबसे कम प्रभावित करने वाला होता है। नेक्स्ट है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो थकान, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, ये सभी आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वो होते हैं बच्चे के माता पिता। ठीक है, आगे है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, तो ये एकदम गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो ये किस में आता है, तो ये आपके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है कि खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास आएगा। तो ये जो विकास है ये आपके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से हो सकता है। तो किसमें, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं को सम्मान दिया जाए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका कि व्यापक वफादारी, दया, भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव, तो ये किसके अंतर्गत है, तो ये आपके संवेगात्मक विकास में आता है। ठीक है, फिर आता है कि इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो ये जो बच्चे की भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये आपका नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कक्षा का जो संचालन होता है वो प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नैतिक विकास की। तो बच्चों में नैतिक विकास कैसे होता है, तो जो निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो आपके सभी विकल्प आपकी सही है, प्रार्थना सभा, बुद्धि, समाजीकरण, ये सभी आते हैं। ठीक है, आगे है कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे। तो आप क्या करना चाहेंगे, स्वयं के आदर्शों के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब आएगा हमारा कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ये सबसे अच्छा मार्ग है। ठीक है, क्योंकि एक जो टीचर है वो अपना आदर्श रूप दिखाएगा तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। फिर है कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। तो उन्हें राष्ट्रीय नायकों की परिचित कराना, जो राष्ट्रीय नायक है उनसे उनको परिचित कराकर। ठीक है, आगे है कि बच्चे के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है तो क्या, तो कक्षा की जो गतिविधियां हैं उन्हें इस प्रकार हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है, इसके बाद है कि चरित्र का विकास होता है तो कैसे, तो उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि बच्चों के बर्ताव, व्यवहार, इच्छा शक्ति, नैतिकता, इन सभी के द्वारा बच्चों का चरित्र निर्माण होता है। आगे है कि सही और गलत की समझ होना, ये विकास का हिस्सा किस में आता है, क्या सही है और क्या गलत, तो ये आपके नैतिक विकास में आते हैं। फिर आएगा आपका विकास और अधिगम्य संबंध। तो जो आपके सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ अधिकतर संबंधित होती हैं, तो ये आपके छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। ठीक है, इसके बाद है कि विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका समग्र या संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है, आगे है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो जो खेल पद्धति होती है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं, तो विकासात्मक त्रुटियां कर सकते हैं। ठीक है,
आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है कि जो विकास और अधिगम है वो एक दूसरे पर संबंधित और निर्भर है। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसी के साथ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, तो वो है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो आज ये जो हमारी विकास से संबंधित जो सीरीज चल रही थी वो हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने आपका कौन कौन से करा दिए, बच्चों का शारीरिक विकास हो गया, बच्चों का मानसिक भी हो गया, संवेगात्मक भी हो गया, भावात्मक भी हो गया, नैतिक विकास भी हो गया। ये आपके जितने भी विकास थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं और विकास का अधिगम में क्या महत्व ये भी हमने पूरा देख लिया है। तो आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।